जय हिंद, नमस्कार और आप सभी को साथियों मेरा प्रणाम। मुस्कुराइए आप लोग, फौज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग और मैं आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ओनली 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं स्पेशल साथियों सामान्य ज्ञान के, जीके के क्वेश्चन। और विश्वास और आशा दिलाता हूँ साथियों कभी आप इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आने वाली जो एग्ज़ाम है आपकी जून में, ये जो डाउट्स है ना एकदम क्लियर हो जाएँगे साथियों। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है आपका कि भारतीय सेना में सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? जो हमारी सेना है थल सेना, भारतीय सेना में सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है साथियों? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो परमवीर चक्र है साथियों, ये सर्वोच्च सैन्य सम्मान है साथियों। और ये कब मिलता है साथियों? ये साथियों मिलता है मरण उपरांत के बाद। कब मिलता है? जब हमारे फौजी भाई, हमारे बड़े-बड़े अधिकारी, फौजी भाई दुश्मनों के साथ में लोहा लेते समय और उनको चित कर देते हैं और उसके बाद में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। उसके बाद में साथियों ये परमवीर चक्र मिलता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में साथियों पूछने को मिलता है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई परमवीर चक्र कब मिलता है? तो परमवीर चक्र मिलता है साथियों मरणों उपरांत की बात, मरने के बाद में। जिस तरह साथियों हमारे अ, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको जो भारत रत्न मिला है, कब मिला है? मरने के बाद मिला। वो तो पहले मिल जाता है, लेकिन मरणों के बाद में उनको इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा को मिलता है। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आपको कैटेगरी पर नहीं जाना है, आपको जात पर नहीं जाना है, आपको ये जाना है कि सामने वाले इंसान ने देश के लिए क्या करा। शहीद ए आजम शहीद भगत सिंह, हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, देखो हर इंसान ने देश के लिए बहुत कुछ करा। लेकिन क्या है कि आजकल जो पार्टियां चलती ना, तो हर इंसान ने अपनी अपनी पार्टी ने अपने अपने महापुरुष को स्वीकार करा कि ये हमारे हैं, ये हमारे, ये हमारे। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है ना भाई, वो सबको इक्वल एक नजर से देखता है। तो जो भी आज हमारे देश के क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी, साथ में जो महापुरुष है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा। ये नहीं कि खुद के लिए करा, नहीं, देश के लिए बहुत कुछ करा। कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हुआ ना भाई, तो वो हर इंसान को पूछेगा और मानेगा। तो भारतीय सेना, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछने को मिलता है। साथ में जिस तरह भारतीय सेना में जो पुरस्कार दिया जाता है, तो वो कौन कौन से होते हैं साथियों? पहला तो साथियों आपका हो गया परमवीर चक्र, ठीक है। सेकंड साथियों आपका महावीर चक्र साथियों। और तीसरा है आपका वीर चक्र साथियों। ये जो तीन पुरस्कार है साथियों सर्वोच्च, इसमें पहला आपका परमवीर चक्र, दूसरा आपका महावीर चक्र, साथ में आपका वीर चक्र, है ना। और भी होते हैं साथियों, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। साथ में कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और सेकंड बात, जो इंडियन आर्मी है ना साथियों, उसमें कितनी कमांड होती है? 9 कमांड होती है साथियों। कितनी कमांड होती है? 7 कमांड्स होती है। साथ में इन कमांड्स के साथियों मुख्यालय पूछ लिया जाता है। और पिछली बार साथियों हर जगह मुख्यालय पूछा था भाई, उत्तरी मुख्यालय कहाँ पर है, दक्षिणी कहाँ पर है, पूर्वी उत्तरी कहाँ पर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी साथियों पूछ, है ना। तो ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? क्योंकि डीप में तो सर आपको, हमारे आशुतोष सर है, वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मेरी बात को ध्यान दी, कभी सपना है आपका फौज में जाने का, और कभी सपना है साथियों ये वाली वर्दी पहनने का, तो जरूर साथियों आपको इंदौर फिजिकल एकेडमी आना चाहिए। वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किस तरह साथियों यहां पर हमारे तैयारी करने वाले बच्चे सफल होने के बाद में किस तरह भारतीय सेना की वर्दी पहनकर आते हैं, वो चीज जरूर देखें।
और बी पॉजिटिव। अब ये चीज आपके पास है तो हम विश्वास दिलाते मेरे दोस्त, ये जो वर्दी पहने ना इन सभी फौजी भाइयों ने, एक दिन आप भी पहनोगे। यस नो? फौजी बनोगे? देख रहे हैं फौजी भाई कैसे लग रहे हैं आपको? मजा आ रहा है? चलिए, जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और सर ने आपको बताया जो क्वेश्चन है पहला, सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। तो देखिए, सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था, उस टाइम पर इन्होंने बहुत ही पराक्रम दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, शहादत शहीद हो गए थे ये। इनको मिला था परमवीर चक्र मरणोपरांत। 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस, थल सेना दिवस। 7 जो है वो कमान है। 7 कमान कहाँ कहाँ पर है? तो उत्तर का उधमपुर में है। देखिए, मैं आपको बता दूं एक बार, हम मैप पर समझें थोड़ा सा, कहाँ पर कौन कौन से कमान है। ये सपोज कीजिए हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। इसमें 7 कमान कौन कौन से हैं? उत्तर में है पहला कमान, इसको बोलते हैं उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है उत्तरी कमान? उधमपुर। पश्चिमी कमान जो है वो चंडी मंदिर। चंडी मंदिर। दक्षिणी कमान पुणे। दक्षिणी कमान पुणे। दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर। ये मैंने पुणे लिख दिया, यहाँ पर लिख दूं मैं। दक्षिणी कमान जो है वो कहाँ पर है? पुणे में है। दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर। मध्य कमान लखनऊ। सेंट्रल कमान लखनऊ। कितने हो गए? 3 और 2 5। पूर्वी कमान कलकत्ता। ये हो गए 6 कमान। ये 6 कमान ऑपरेशनल कमान है, और एक नॉन ऑपरेशनल कमान है वो शिमला में है, तो बोलते हैं ट्रेनिंग कमांड। नॉन ऑपरेशनल कमांड है शिमला में, जिसको ट्रेनिंग कमांड कहा जाता है। ठीक है, तो ये 7 कमान है, ध्यान रखिएगा सेना के। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य एकेडमी। देखो यहां पर क्या पूछा है, सैन्य एकेडमी, वो देहरादून में है। जैसे एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहां पर है? ये खड़गवासला। खड़गवासला। खड़गवासला कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र। खड़गवासला पुणे, महाराष्ट्र। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला पुणे में है, महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। भारतीय सेना का गठन कब हुआ था? भारतीय सेना का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1895 को। हालांकि सेना इसके पहले बन चुकी थी, वो ब्रिटिशर्स की थी, वो अंग्रेजी सेना थी। अंग्रेजी सेना जो है ये भारत में बन चुकी थी 1700 के आसपास, 1740-50 के आसपास बन चुकी थी भारत में सेना, लेकिन ये अंग्रेजी सेना थी। हालांकि ये भी अंग्रेजी सेना है, लेकिन ये कंपनी की सेना थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने सुना होगा इसका नाम। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बन चुकी थी 1750 के दशक में ही। और ये भारतीय सेना जो बनी थी ये भी अंग्रेजों के अधीन बनी थी, लेकिन ये अंग्रेज थे उस टाइम पर। 1 अप्रैल 1895 को बन चुकी थी। बाद में 15 जनवरी 1949 को, कब? 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा भारत के पहले बनते हैं सेना के प्रमुख। इसीलिए 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, क्योंकि 15 जनवरी को ही 1949 को, आजादी के लगभग 1.5 साल बाद, भारतीय व्यक्ति को कमान मिली सेना की। 1.5 साल तक, तब तक 1949 तक अंग्रेजों के पास में ही था तीनों सेनाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा नाम है इनका, के एम करियप्पा। ये के एम करियप्पा जो है पहले भारतीय सेना के प्रमुख बने थे। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मः। सेवा मतलब दूसरों की सेवा करना, परम धर्म है। जैसे अहिंसा परम धर्म बोलते हैं ना जैन धर्म वाले, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा ही सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। तो सेना जो है केवल लड़ाई का काम नहीं करती, युद्ध का काम नहीं करती, केवल देश की रक्षा करने का काम नहीं करती है, ये सेवा भी करती है। जब भी कोई आपदा आती है, भूकंप आया, सुनामी आई, सबसे पहले कौन पहुंचती है? सेना। सेना का यही तो है, सेवा परमो धर्म। ध्यान रखिएगा। सबके अपने अपने आदर्श वाक्य, अभी आगे देखो 100 क्वेश्चन है, सबके आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ बेसिन, या इसको हिंदी में बोलते हैं बेसिन की संधि। बेसिन की संधि ये हुई थी अंग्रेजों के बीच में और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। और इसके द्वारा जो पेशवा है ये अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, अंग्रेजों के गुलाम बन गए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। सहायक संधि नीति का प्रवर्तक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो है, यही वाली है। सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड, इस टाइम पर लॉर्ड वेलेजली ही है। तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? सहायक संधि लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है कि भाई आप हमारे मित्र बन के रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेजों ने सबको बोल दिया, जो जो हमारा मित्र बनना चाहता है उनको कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम है हैदराबाद। 1798 सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। दूसरा राज्य मैसूर 1799। फिर तो लाइन लग गई। और ये फिर पेशवा, पेशवा मतलब मराठा, ये भी आ गए थे 1802 में, इन्होंने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। इसका नाम पड़ा बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन। चार्टर एक्ट 1833 का प्रमुख प्रावधान क्या था? भारत का गवर्नर जनरल पद, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। अलग अलग समय पर ब्रिटेन की संसद ने अलग अलग कानून पारित किए, उसमें से एक कानून है चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि भाई अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आपसे अगला प्रश्न ये है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है ये? लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट। जिसने सती प्रथा खत्म की थी ये वही व्यक्ति है। 1829 में सती प्रथा समाप्त की थी ना इसने, ये वही व्यक्ति है। वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच का संबंध है शिक्षा नीति से। जैसे एक अभी अपन ने सुबह जो क्लास ली थी उसमें हंटर आया था, हंटर समिति। देखिए आप क्लास सारी देखो, क्लासेस सारी देखिए, उनमें आपको चीजें मिलेंगी। तो हंटर समिति आया था, उसमें वो भी शिक्षा से थी। ये आज अभी शाम को ये आ गया क्वेश्चन, वुड डिस्पैच, वुड कमिटी। ये वुड कमिटी जो है ये भी शिक्षा समिति है, शिक्षा से संबंधित समिति है वुड समिति। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से जुड़े हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये भारत शासन अधिनियम 1909 का एक और नाम है। भारत शासन, देखो सुबह भी ये प्रश्न आया था, द्वैध शासन भारत में पहली बार कब लागू किया गया? डायरकी वाला क्वेश्चन याद करो, 5वें 6वें नंबर पर ही था वो क्वेश्चन। डायरकी भारत में कब स्टार्ट किया गया था? 1919 में, भारत शासन अधिनियम। ये क्वेश्चन सुबह वाली क्लास में था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पर मॉन्टेग्यू जो है ये भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड जो है ये भारत के वायसराय है इस टाइम पर। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसको हम
कभी कभी पटना के नाम से जान लेते हैं, ये वही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी उदयन ने। लगभग कब की बात है? 444 ईसा पूर्व की, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले स्थापना हो चुकी थी पाटलिपुत्र की। वर्तमान में बिहार की राजधानी क्या है? पटना। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कुषाण वंश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कनिष्क ने एक संवत स्टार्ट किया था, उसका नाम है शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। कब स्टार्ट किया था? 78 ईस्वी में। लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। शक संवत किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। कब शुरू किया था? 78 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग वो शक संवत है। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। देखिए, ये इतिहास के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए एक्चुअली में, अभी संविधान के थे, अभी स्टार्ट के थे इस टाइप के। देखिए 1 मई जो है आने वाली परसों, वो उस दिन से आपकी नई बैच स्टार्ट हो रही है, न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करना हो तो आपके लिए ज्यादा सही रहता है माध्यम ऑफलाइन। देखो ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन की कुछ लिमिटेशन होती है। ऑनलाइन आजकल तो दौर ऑनलाइन का है, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई के संबंध में ऑनलाइन में लिमिटेशन होती है। ऑफलाइन जो तैयारी होती है वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑनलाइन में ठीक है, 1000 में से एक आध बच्चा कर लेता है, लेकिन जो 999 है उनको ऑफलाइन ही करना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा देखो ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन उनके लिए ठीक है जो एकदम दिमाग से बहुत तेज है, उनके लिए ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, भारत में भाई सभी लोग एकदम दिमाग से एवरेज है। मैं मेरी भी बोल रहा हूँ, सभी लोग एवरेज, किसी पर्टिकुलरली एक इंसान की नहीं, सबका बोल रहा हूँ मैं मेरा भी बोल रहा हूँ। सब लोग एवरेज है, अपन एक बार में समझ में आता नहीं है, धीरे धीरे दिमाग में चीजें बैठती है। तो वो ऑनलाइन में क्या होता है, एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको। ऑफलाइन में धीरे धीरे करके टीचर के साथ में इंटरेक्शन होता है, साथ में फिजिकल में तैयारी करते हैं आप। मतलब 6 महीने डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए। और ऑनलाइन में क्या होता है, बस मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, पड़े पड़े बेड पर बिस्तर पे देख रहे हैं, जब इच्छा हो जब देख लिया, जब इच्छा हो जब सो गए। इसमें थोड़ी पढ़ाई होती है, दिमाग को पूरा वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी आपको कोई फौजी बना देगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास में AK-47 रहेगी। AK-47 रखने का अधिकार आम आदमी के पास क्या, वीआईपी के पास में भी नहीं है। वीवीआईपी लोग हैं ना, वो भी तरसते हैं AK-47 लेने के लिए। इलीगली तो ठीक है, अलग बात है, मैं लीगली की बात कर रहा हूँ भाई। इलीगली रखी थी एक बहुत बड़े एक्टर संजय दत्त ने, क्या हुआ, गिरफ्तार हो गया, पूरा करियर खराब हो गया, खत्म हो गया। संजय दत्त जैसा एक्टर, मुन्ना भाई, इतने बड़े स्टार है, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। AK-47 मिल गई थी उनके पास से, केवल एक बंदूक मिल गई तो गिरफ्तार कर लिया था, करियर पूरा खराब। ये AK-47 आपको ऐसी थोड़ी देंगे, वो जांचेंगे, आपको परखेंगे कि आप में स्पेशलिटी क्या है, आप कितने जो है समझदार है। और समझदारी का मतलब ये नहीं है कि बाबर कब आया था, अकबर कब पैदा हुआ, ये समझदारी नहीं है। कहीं ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान वाला कभी युद्ध हो गया तो आतंकवादी आएगा, पहले बोलेगा कि भाई बता पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो तेरे को छोड़ दूंगा मैं, नहीं तो तेरे को मार दूंगा मैं। तो पानीपत का युद्ध तूने बता दिया, तेरे को छोड़ दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा अभी। ये आपको बस जांचा जाता है, परखा जाता है, क्योंकि लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं। अब लाखों में से अपन छाटे कैसे हैं भाई? तो ये एक एग्जाम केवल क्वालिफाइंग होता है बस, एग्जाम केवल क्वालिफाइंग होता है बस। ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, बाकी आपकी असली परीक्षा तो वो ट्रेनिंग में होगी, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह इनमें होती है। ठीक है, तो ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है बैच 1 मई से। इंदौर फिजिकल एकेडमी, शहर कौन सा? अपना प्यारा इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंदौर में। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को जानते हैं स्वर्ण युग के नाम से। क्यों? क्योंकि गुप्त काल के समय पर कला और संस्कृति, कला एवं संस्कृति में भारी उन्नति हुई, कला और संस्कृति में बहुत प्रगति हुई। इस कारण से गुप्त काल को बोलते हैं
भारत का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन में भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी थी बातापी या बादामी। देखो ये वाला प्रश्न आया था 2023 वाले में कि बादामी की गुफाएं कहां पर है। बादामी की गुफाएं है कर्नाटक। क्या आया था प्रश्न 4-5 दिन पहले अपन ने डिस्कस किया था। कर्नाटक में है बादामी की गुफाएं। ठीक है। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे। ये थे तुलुप वंश। देखो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा उसमें, ऑफलाइन क्लासेस में। हमने सब पढ़ा हुआ है। ऑफलाइन क्लासेस वाले जो देख रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ बैठ के हॉस्टल में, सब पढ़ा हुआ है। ये वाली सब चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 तक रहे थे राजा। और मैंने बताया, सब पढ़ाया था कि भाई जब बाबर आया था, पानीपत का युद्ध इनके टाइम पर तो हुआ है 1526 में। बाबर आया था भारत, तब भारत में बाबर ने कहा था सबसे जो महान राजा है वो कृष्णदेव राय है भारत के। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के राजा हैं। इनको कहा जाता है आंध्र भोज या अभिनव भोज। इनके समय पर तेलुगु भाषा जो है इसने बहुत उन्नति की, इसीलिए तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल बोलते हैं कृष्णदेव राय के समय को। इन्हीं के एक दरबारी कवि, दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था तेनाली रामा। तेनाली रामा, या आपने देखा होगा टीवी सीरियल भी आते हैं इनके नाम पर, कृष्णदेव राय, तेनाली रामा, ये वही है। दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, सॉरी झारखंड से निकलती है। बाद में ये पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। दामोदर घाटी, हालांकि दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा सब इनमें मिल जाती है। दामोदर घाटी निगम 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बड़े बांधों का विरोध करने से। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1985 के दशक में। एक पर्यावरणविद है बहुत फेमस जिनका नाम है मेघा पाटकर। मेघा पाटकर, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1985 में। नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहे थे, जैसे सरदार सरोवर बांध बना था, टाइम पर तो बन ही रहा था, आज तो कंप्लीट हो गया, 1985 की बात है ये। महेश्वर बांध बन रहा था, ओंकारेश्वर में पुनासा बांध बन रहा था। तो इन सब बांधों का विरोध कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि बांध बनाओगे तो नदी का पानी रुकेगा, और नदी का पानी रुकेगा तो नदी के किनारे रहने वाले लोग, जो गांव के लोग हैं बेचारे, वो कहाँ जाएंगे। बस इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी का नाम रखा गया। टिहरी बांध नहीं, इसको बोलते हैं वैसे टिहरी डैम, इसको टिहरी कहा जाता है। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध भागीरथी और एक नदी और है भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना, ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध। कहां पर है? उत्तराखंड में। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा बांध वो है टिहरी बांध। ठीक। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एशियाटिक लॉयन के लिए। एशियाटिक लॉयन, या इसको बोलते हैं एशियाई सिंह, या इसी को बोलते हैं बब्बर शेर। बब्बर शेर, जिसके शेर के आसपास जो घुंघराले बाल होते हैं ना, बब्बर शेर, आपने देखा होगा शेर वगैरह को, ऐसा मुंह रहता है उसके आसपास जो है। मुझे बनाते नहीं आएगा शेर का डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। इसके आसपास जो इस प्रकार के बड़े बड़े बाल रहते हैं, बब्बर शेर, ये बब्बर शेर कहलाता है। इसके आसपास एकदम पूरा बहुत सुंदर खूबसूरत लगता है बहुत शेर, लेकिन ये बड़ा खतरनाक भी है। बहुत लंबा चौड़ा रहता है शेर ये वाला। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है यही वाला शेर। बस केवल एक ही जगह मिलता है ये, यहीं पर, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत मानसरोवर से।
वहां से देखो आपको दिखा देता हूँ ना, बढ़िया अपने पास प्लेनेट भी है, प्लेनेट में अपने पास भारत भी है, बढ़िया। ये रहा हमारा प्यारा भारत। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती यहाँ से, तिब्बत, तिब्बत में मानसरोवर, कैलाश पर्वत के पास में तिब्बत, मतलब तिब्बत में कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर, मानसरोवर के पास में यहाँ पर जो ताल है वहां से निकलती है, आगे जाएगी, ये इस प्रकार बहेगी और यहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश, ये रहा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी और रास्ता पूरा बदल लेगी अपना, एकदम से यू टर्न लेगी और ये इस प्रकार जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। इसकी लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में बहती है लगभग 916 915 किलोमीटर के आसपास, 915 916 किलोमीटर के आसपास बहती है ये। इसकी लंबाई वैसे 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कम है इसकी लंबाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, या तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश का शोक। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी और अंग्रेजी में। देखिए, सबसे पहला संविधान लिखा गया अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया गया। अंग्रेजी में संविधान लिखा था, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है उनका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये पूरा एक ही नाम है, कोई एड्रेस वगैरह नहीं है, 4-5 लोगों के नाम नहीं है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने लिखा है अंग्रेजी भाषा में, और हिंदी भाषा में किसने लिखा है? बसंत कृष्ण वेद। देखो, ये इत्तेफाक है, दोनों में बिहारी नारायण किसके नाम है? बिहारी नारायण कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, तो संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है श्री कृष्ण के द्वारा। यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और इधर बसंत कृष्ण वेद। गीता भी किसने बोली है? भगवान श्री कृष्ण ने ही तो बोली है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि इनकी राइटिंग सबसे अच्छी थी उस टाइम पर भाई, भारत में सबसे अच्छी राइटिंग इन्हीं की थी। ये और ये, इंग्लिश में इनकी, हिंदी में इनकी। इंग्लिश में इन्होंने इटैलिक में लिखा, हिंदी में इन्होंने देवनागरी लिपि में लिखा है। इनके पास जब गए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब गए कि भाई आपको संविधान लिखना है, कितने क्या पैसे लोगे, फीस लोगे, बता दो भाई। इन्होंने मना बोल दिया, बोले मैं फीस वीस कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहा हूं मैं, भारत का संविधान। हालांकि लिख तो भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं, लेकिन अब राइटिंग भाई इनकी ज्यादा अच्छी, तो इनसे लिखवाएंगे। वो उन्होंने दे दिया कि भाई ये लो, इसकी नकल कर लेना आप। भीमराव अंबेडकर जी ने उठा के दे दिया पर्चे सब, ये कि इसकी नकल करके लिख दो इसमें। अब इन्होंने बोला मैं लिख तो दूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन बस मेरी एक शर्त है। अब इन्होंने बोला भाई क्या शर्त है? इन्होंने बोला मैं संविधान के हर पेज के ऊपर अपना नाम लिखूंगा। अब ये वाली बात तो भाई स्वीकार थोड़ी रहेगी, संविधान इतना बड़ा दस्तावेज, उस पर किसी का नाम नहीं, तुम्हारा नाम कैसे लिख दे? तो इन्होंने बोला टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं ऐसा नाम लिखूंगा किसी को दिखेगा भी नहीं, अगर दिख जाए तो दूसरा संविधान फिर से लिख दूंगा बस मैं। तो इन्होंने इसकी ये शर्त मतलब मोल ली कि चलो ठीक है, मान लो यार राइटिंग अच्छी। और उस टाइम पर भाई सिस्टम कंप्यूटर नहीं थे कि टाइप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लिखना ही पड़ेगा हाथ से, इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भाग 20, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। किस देश के संविधान से ली गई है अपन ने? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और इसके ऊपर देखो एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि अभी 7-8 दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बिल पेश किया था संविधान संशोधन वाला, उसका नाम था महिला आरक्षण विधेयक। महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक बिल पेश किया था, लेकिन वो गिर गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेंगे आपसे कि भाई संविधान संशोधन कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। किस भाग में है? भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, संविधान का अनुच्छेद नंबर 124। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन है? उनका नाम है हीरालाल
जे कानिया। कल या परसों क्लास में मुझे इनका नाम ध्यान ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। कभी कभी ऐसा होता है, दिमाग से नाम स्लिप हो जाता है, फिर कितना ही कुछ कोशिश कर लो नहीं आता वो नाम। ये कभी कभी ऐसा होता है। अब देखो इस बार एकदम से नाम याद आ गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दिमाग से नाम स्लिप हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रथम इक्का दुक्का नाम होते हैं, सब नाम नहीं होते, बहुत कम नाम होते हैं। और जबकि मेरे दिमाग में ये नाम था, मुझे बार बार आ रहा था नाम, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था बस। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उनका नाम है सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33+1 34 होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? देखो यहां पर एक वर्ड है सामान्यतः। जनरली कितना होता है? जनरली 5 वर्ष का होता है। वैसे अगर पूछा जाए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखना लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ये कभी भी भंग हो सकता है। इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। चाहे तो एक दिन में खत्म हो जाए, और चाहे तो 1 साल कंप्लीट कर ले, चाहे तो 5 साल कंप्लीट कर ले। सामान्यतः जनरली 5 साल रहेगा, 5 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहां पर सामान्यतः वर्ड लिखा होता है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? राज्यसभा स्थायी सदन है। जैसे लोकसभा अस्थायी होता है, कभी भी भंग हो सकता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। ये एक परमानेंट हाउस है, ये एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट है भाई, कभी भंग नहीं होगा। वहीं पर राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसका मिश्रण है? देखो मिश्रित मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब जहां पर सार्वजनिक मतलब सरकारी और निजी मतलब प्राइवेट दोनों क्षेत्र मौजूद हों, तो बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिन देशों में सार्वजनिक क्षेत्र मौजूद है उनको बोलते हैं समाजवादी। जैसे चीन हो गया, जैसे रूस हो गया, जैसे उत्तर कोरिया हो गया, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा होती है वो कहलाते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता है, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है, उसको बोलते हैं निजी क्षेत्र। उनको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, मिक्सचर है। सरकारी क्षेत्र की भी हिस्सेदारी है, प्राइवेट सेक्टर की भी है। सरकारी क्षेत्र की बहुत कम जगह बची है अब। जैसे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में कभी अभी आप सुनोगे नहीं कभी कि भाई परमाणु ऊर्जा में रिलायंस कंपनी आई, परमाणु ऊर्जा में अडानी कंपनी आई। परमाणु ऊर्जा जो है ये केवल और केवल इनके पास है, सरकार का है। दूसरा, पहले रेलवे हुआ करता था, आजकल रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो अलग बात है। पहले रेलवे सरकार का संपत्ति हुआ करती थी। ठीक है। प्राइवेट क्षेत्र में तो फिर आप देख ही रहे हैं, जियो, रिलायंस, अडानी, अंबानी, गोदरेज, टाटा, बिरला, सबके सब ये निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये आई थी 1948 में, आजादी के जस्ट बाद ही। भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। भारत में पहली बार प्लानिंग की बात की थी मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया के द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। उदारीकरण नीति भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? ये मैंने आपको सुबह भी बताया था, 1991 में, जब प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उस टाइम पर वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उन्होंने लेकर आए थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। L फॉर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये तीनों। लाइसेंसिंग राज खत्म किया था, मैंने बताया था आपको 1991 के पहले अगर आपको सब्जी का ठेला भी खोलना हो तो लाइसेंस चाहिए था। आपको कोई सी भी दुकान खोलनी हो, सब्जी का ठेला खोलना हो, कपड़े, बर्तन, किराना, जो भी दुकान खोलनी हो, पहले लाइसेंस चाहिए होता था सरकार से। ये सब खत्म किया 1991 के बाद से कि क्या चल रहा है, लाइसेंसिंग राज चल रहा है, खत्म करो इसको। लाइसेंस केवल कुछ जगहों पर आवश्यक है, जैसे
दवाई की दुकान खोलना हो, आपको मेडिकल खोलना हो तो लाइसेंस चाहिए। अगर आपको फटाके की फैक्ट्री खोलना हो तो लाइसेंस चाहिए। अगर आपको फटाके की दुकान खोलना है तो लाइसेंस चाहिए। अगर आपको शराब की दुकान खोलना हो तो लाइसेंस चाहिए। मतलब ये जो 5-6 चीजें हैं इनके लिए लाइसेंस चाहिए, बाकी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस खत्म कर दिया। अब आप कोई सी भी दुकान खोल सकते हो। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक 1944 में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा देखो ये आ ही गया आईएमएफ, मैंने अब भी बताया आपको। विश्व बैंक 1944 और आईएमएफ मैंने बताया था 1944, दोनों की मुख्यालय एक साथ हुई थी। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में। दोनों की स्थापना यही, इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं जुड़वा बहन, या इन दोनों को बोलते हैं ब्रेटन वुड की जुड़वा बहन। ये ब्रेटन वुड क्या है? ब्रेटन वुड नामक जगह पर ही ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। उस ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही इन दोनों को बनाने की बात हुई थी, वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को। क्या करती है? लोन देती है लोगों, सॉरी लोगों को नहीं, देश को। जैसे पाकिस्तान को ज्यादातर लोन ये देती है आईएमएफ। मणिपुरी नृत्य, देखो कितना आसान सा प्रश्न है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार, तो लिख लो झावेरी बहनें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। झावेरी सिस्टर्स हैं, 4 झावेरी बहनें हैं। रंजना, संजना, इस प्रकार के 4 बहनें हैं। नाना आखिरी में उनका आता है। 4 बहनें झावेरी सिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु अम्बली सिंह, अम्बली सिंह, आतंब सिंह, ये हैं कुछ डांस करने वाले, मणिपुरी डांस करने वाले प्रमुख कलाकार। इसमें से झावेरी बहनों के ऊपर लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। कितनी गुफाएं हैं? कुल 34 गुफाएं हैं एलोरा की। और यहीं पर कैलाश मंदिर बना हुआ है गुफा नंबर 16 में। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज बीजापुर में है। और गोल गुंबज जो है ये एक्चुअली में एक कब्र है, एक मकबरा है यूसुफ आदिल शाह का। बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनका मकबरा बना हुआ है बीजापुर में। कहां पर? कर्नाटक। गोल गुंबज कर्नाटक, बीजापुर में। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस काल में हुए हैं? मध्यकाल में। कबीर दास जी, ये कबीर दास जी रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक थे। जुलाहा थे ये, और ईश्वर की निर्गुण शाखा के संत थे ये। निर्गुण मतलब ईश्वर के निराकार रूप को पूछते थे। इनकी कुछ किताबें साखी, सबद, रमेनी, इन तीनों को एक साथ बोलते हैं बीजक। रमेनी, सबद, साखी, ये बीजक में संग्रहित है। तो किताबें लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। दोहा किसने स्टार्ट किया? दोहा स्टार्ट किया था कबीर दास जी के द्वारा। निर्गुण भक्ति के कवि है ये। ठीक है, इनके बहुत सारे दोहे हैं। अभी मैं बताने जाऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूँ। कबीर दास जी के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी है। कबीर दास जी बहुत बड़े संत थे, इनके बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारे दोहे। सारनाथ किस धर्म से? इन्होंने हिंदू मुसलमान सबके ऊपर आक्रमण किए थे। हिंदू धर्म में कोई बुराई है उसके बारे में आक्रमण, उसके बारे में बताया। इस्लाम धर्म में कोई बुराई है उसके बारे में बताया। मतलब ये तो निर्गुण है भाई। इनको तो निर्गुण मतलब भगवान के निराकार रूप को पूछते हैं ये तो, ब्रह्म को पूछते हैं। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म मतलब कि निराकार रूप। ठीक है। सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहां पर गौतम बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश दिए गए थे। अपने 5 मित्रों को, कौंडिल्य, आज, अस्सजी, वप्प, भद्दीय, ये 5 मित्र है। कौंडिल्य, आज, अस्सजी, वप्प, भद्दीय, ये 5 मित्रों को इन्होंने उपदेश दिए थे। सारनाथ इसका नाम था, ऋषिपत्तनम, उत्तर प्रदेश में। यहां पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिए थे। उपदेश की भाषा कौन सी थी इनकी? पाली। FIH किस खेल की अंतरराष्ट्रीय संस्था है?
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये हॉकी की है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में। तो HIF किस खेल की अंतरराष्ट्रीय संस्था है? ये हॉकी की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? ये जकार्ता में हुए थे एशियाई खेल। 4 साल में होते हैं एशियाई खेलों का आयोजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में एशियाई खेल कहां पर आयोजित हुए। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद, जिनको बोलते हैं हॉकी का जादूगर, इनका जन्म दिवस आता है 29 अगस्त को। पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार मिलते हैं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है पद्म भूषण, और उससे छोटा है पद्म श्री। ये 3 प्रकार के अवार्ड मिलते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, और इनसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। ये ध्यान रखिएगा। अर्जुन अवार्ड का संबंध किससे है? अर्जुन अवार्ड का संबंध खेल से। 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, उनका नाम है एन लम्सडैम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। अर्जुन पुरस्कार ये मिलता है खेल में। और एक और पुरस्कार है, उसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये स्टार्ट हुआ था 1965 से। ये भी मिलता है खेल में। ये मिलता है कोच को, ये मिलता है खिलाड़ियों को। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब होता है केग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है सरकार का एक तरीके से सीए, सरकारी सीए, चार्टर अकाउंटेंट। ये पूरे अकाउंट देखता है कि भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा कहां पर गया, सही तरीके से गया कि नहीं गया, कहीं बीच में गायब तो नहीं हो गया, ये सब चीज देखता है सीए। इसको बोलते हैं केग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट करता है संसद को। संविधान का अनुच्छेद 148 ये बताता है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के पहले केक कौन थे? भारत के पहले केक थे, उनका नाम था वी नरहरि राव। वर्तमान में, तो वर्तमान में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू है केग, गिरीश चंद्र मुर्मू है शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। एक बार चेक कर लेना आप लोग। और लोकपाल संस्था किनसे संबंधित है? लोकपाल का संबंध है भ्रष्टाचार निरोध से। आप तो बहुत छोटे होंगे उस टाइम पर, अन्ना हजारे, एक नाम कभी सुना हो आप लोगों ने। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था जब उस टाइम पर, हम 2013-14 के आसपास की बात है, जब जॉब में थे, टाइम पर प्राइवेट जॉब करता था मैं, तब की बात है ये। उस टाइम पर अन्ना हजारे जी ने जंतर मंतर दिल्ली के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था अन्ना हजारे जी के द्वारा। लोकपाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम था उस आंदोलन का। और उसी में आया था एक बंदा, उसका नाम था अरविंद केजरीवाल, इन्हीं अन्ना हजारे के साथ। तब से फेमस हुआ था अरविंद केजरीवाल, उसी आंदोलन के बाद से। और फिर उन्होंने बना ली एक आम आदमी पार्टी झाड़ू लेकर के। बाद में वही झाड़ू ने उनको खत्म कर दिया, बंटाधार कर दिया। पहले देखो जब आते हैं तब सब लोग बात करते हैं हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम हटाएंगे, हम हटाएंगे, लेकिन जब घुसते हैं सरकार में तब सबसे बड़े करप्शन वही करते हैं। फिर बाद में वही वाली बात है भाई, क्या करो, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। भारतीय विदेश सेवा IFS किस श्रेणी में आता है? IFS जो है वो अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है। IAS, IPS और IFS। IFS मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये फॉरेस्ट है मतलब होता है वन।
इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये आता है अखिल भारतीय सेवा में, ऑल इंडिया सर्विसेज में, IAS, IPS और IFS। केंद्रीय सूचना आयोग किससे संबंधित है? उसका संबंध है सूचना का अधिकार। केंद्रीय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसको बोलते हैं, CIC, ये सूचना के अधिकार से संबंधित है। सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में माना गया है भाई कि सूचना का अधिकार भी शामिल है, ये मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार मतलब आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI बोलते हैं इसको। सरकार से आप जानकारियां मांग सकते हैं कि भाई लाडली बहना योजना में कितना पैसा खर्च हुआ, ये योजना में कितना हुआ, वो योजना में कितना हुआ, ये सब सूचना आप सरकार से मांग सकते हैं। इसी को बोलते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा पर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और यहीं पर एक बांध, एक मूर्ति बनी हुई है, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी मतलब मूर्ति है ये। अंडमान निकोबार का उच्चतम शिखर कौन सा है? वो है सेडल पीक। अंडमान निकोबार की राजधानी वर्तमान में हो चुकी है श्री विजयपुरम, यानी जो अंडमान निकोबार की राजधानी थी जिसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज हो गया है, अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे पश्चिम में गुजरात, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तर में लद्दाख, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। ठीक। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 2019 में। सॉरी, कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। 31 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक। पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये गलती से भी पाकिस्तान मत समझ लेना। पाक जलडमरू मध्य यानी आपने साउथ वाला देखा है पोर्शन, तो यहाँ पर है श्रीलंका। ये जो इधर है ये है पाक जलडमरू मध्य, और इधर जो है ये है मन्नार की खाड़ी, और बीच में बना हुआ है यहाँ पर राम सेतु। मन्नार की खाड़ी उधर, पाक जलडमरू मध्य इधर, तो ये भारत और ये श्रीलंका। ध्यान रखना, इसको पाकिस्तान गलती से भी मत समझ लेना। पाक मतलब यहाँ पर पाक की स्पेलिंग है इस प्रकार से। पाक एक्चुअली में उस टाइम पर तमिलनाडु के एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था पाक निकलसन, ऐसा कुछ नाम था। उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, पाकिस्तान के नाम पर नहीं रखा है, ध्यान रखना। ये इसका नाम है पाक। अब इसमें एल जो है ये साइलेंट है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? शाहजहां का मकबरा आगरा। आपने नाम सुना होगा ताजमहल, जहां पर मुमताज और शाहजहां दोनों की कब्र बनी हुई। शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में, ताजमहल में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में, और इस युद्ध को बोलते हैं करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध। और इस युद्ध में नादिर शाह, जिसे बोलते हैं ईरान का नेपोलियन, इसने हराया था मुगल बादशाह, उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। का नाम रंगीला, एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इसका नाम ही है मोहम्मद शाह रंगीला। इसको हराया था नादिर शाह, ये ईरान का नेपोलियन है इन्होंने। और साथ में कोहिनूर का हीरा भी लूट कर ले गया था ये नादिर शाह। ये मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह की इतनी हालत खराब हो गई थी 1739 आते आते, इनके घर के बर्तन बिकने लग गए थे। सैलरी देने के पैसे नहीं थे सैनिकों के पास में, मतलब राजा बादशाह के पास में, तो घर के बर्तन मतलब राजमहल के बर्तन बेचना स्टार्ट कर दिए थे बादशाह ने। इतनी हालत खराब हो गई थी। कहाँ एक टाइम पर अकबर जैसा बादशाह, कहाँ पर ये घर के बर्तन बेच रहे हैं, सोचो। ये सब हालत खराब की थी औरंगजेब ने। अवध का विलय किसने किया था? अवध का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, अवध का विलय किस आधार पर किया था? वो किया था कुशासन के आधार पर।
ये अपन सब पढ़ते हैं क्वेश्चंस, जब अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना तब सब पढ़ते हैं अपन। ये सब पढ़ाया मैंने, नादिर शाह, शाहजहां ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई, ताजमहल में ही, ताजमहल को आगरा में ही क्यों बनवाया, जबकि शाहजहां की पत्नी मुमताज तो बुरहानपुर में मर गई थी, तो बुरहानपुर में क्यों नहीं बनाया, आगरा में क्यों बनवाया ताजमहल, ये अपन सब पढ़ते हैं क्वेश्चंस। नादिर शाह ने भारत के ऊपर क्यों आक्रमण किया था, इनकी हालत इतनी खराब क्यों हो गई मुगल बादशाहों की, कहाँ एक टाइम पर अकबर जैसे महान बादशाह और कहाँ पर इनको बर्तन बेचने पड़ रहे हैं। अवध का विलय किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, क्यों किया था, कुशासन के आधार पर, बैड गवर्नेंस। एक डॉक्टर जो है इनके दरबार में अवध के राजा शहादत खान, सॉरी वाजिद अली खान, वाजिद अली शाह, इनके दरबार में जूते पहन के आ गया था, तो इनके नवाब ने बोला कि चलो जाओ बाहर निकलो जूते उतार के आओ। ये बात बुरी लग गई उस अंग्रेज को, अंग्रेज ने जाकर बोल दिया लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी ने बोला कर लो इसका विलय। विलय मतलब अब राजा वाजा सब हटाओ, अब अवध कब्जे में आ गया अंग्रेजों के। ये अपन सब डिटेल में पढ़ते हैं भाई ऑफलाइन में। सिंध का विलय किसने किया था, सिंध का विलय किया था चार्ल्स नेपियर ने, सिंध का विलय, क्योंकि इस टाइम पर अंग्रेज जो है ये अफगानिस्तान से हार गए थे, अफगानिस्तान में युद्ध हुआ था, अफगानिस्तान से हार गए थे और इन्होंने आते समय सिंध का विलय कर लिया। तो एक बड़े विद्वान हुए, उन्होंने एक कहावत बोली थी कि ये अंग्रेज जो हैं ये उस प्रकार के पति हैं जो मोहल्ले में मार खा के आते हैं और घर में आके अपनी बीबी को मारते हैं। इन्होंने कहा था कि मोहल्ले में तो मार खा के आते हैं ये, कि बस केवल चलती कहाँ पर है, घर में, घर में भी किसके ऊपर, पत्नी के ऊपर। ये कहा था इसी टाइम पर। ये सब चीजें अपन पढ़ते हैं ऑफलाइन में। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ था, रेलवे का आरंभ, भारत में रेलवे का अचानक कौन है, यही है लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 भारत में पहली ट्रेन चली थी, पोरबंदर बंबई से लेकर थाने के बीच में 34 किलोमीटर की रेल थी, लगभग 1.5 घंटा लग गया था 34 किलोमीटर पार करने में। ये अपन सब क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, उसमें पढ़े हुए भी अपन ने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था भारत में। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पेंथिक लॉरेंस, एक था एवी अलेक्जेंडर, और एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये क्यों आया था मैं सब बता चुका हूँ। क्रिप्स, देखो इनके बारे में बात करने जाऊंगा ना मैं एक एक चीज के बारे में, तो हमारी क्लास जो है वो 15 से 20 घंटे की हो जाएगी, 100 क्वेश्चन की क्लास, क्योंकि ये चीजें एक एक घंटे की है। कैबिनेट मिशन बताने जाऊंगा मैं आप लोगों को, तो उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा क्रिप्स मिशन बताने जाऊंगा, उसके पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सब चीजें कोरिलेट करेंगे तभी आपको बता पाऊंगा मैं इनके बारे में। अब बस आप इतना समझ लो, कैबिनेट मिशन आया था भारत, इसने बोला कि भाई एक संविधान बना लो। कब आया था, 24 मार्च 1946 को, बस। तो आपसे क्वेश्चन पूछे अगर कि भारत में संविधान किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बना था भारत में संविधान सभा। साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928। अब मैं ये बताने जाऊंगा आपको साइमन कमीशन क्यों आया था, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर मुझे बताना पड़ेगा साइमन कमीशन में 7 लोग थे, 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। बंबई में आया, बंबई में इसका विरोध हुआ। फिर लाहौर में आया, लाहौर में इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी पड़ी, लाठी चार्ज हुआ और लाला जी की हो गई मृत्यु, शहीद हो गए। तब भगत सिंह जी ने कसम खाई कि भाई जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था उसको मारेंगे। इसीलिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल ने, सॉरी, तो ये 3-4 लोग गए थे। इन लोगों ने जाकर जेम्स स्कॉट को गोली मारी, लेकिन जेम्स स्कॉट बच गया और सैंडर्स को गोली लग गई। डेट थी 17 नवंबर 1929।
1928, ये आपको सब बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएंगी ये वाली। ये इतिहास है भाई, इतिहास में अपन घुसेंगे तो फिर एक एक कड़ी खोलते जाएंगे, एक एक कड़ी खोलते जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे अपन। ठीक है, एक एक कड़ी खोलेंगे अपन तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। इतिहास विषय में ऐसा है भाई कि आपको अगर ये 100 क्वेश्चन है, इनके लिए मुझे 10 घंटे भी कम पड़ जाए अगर ये इतिहास के होंगे तो। अगर किसी भी सब्जेक्ट के होंगे तो भी 100 घंटे कम पड़, 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बात करने के लिए बहुत सारी रहती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बस एक ही चीज, आप लोग बस मेहनत करिए। और एक बात भाई, एक क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि भाई हम लोग सही तरीके से पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज हमको लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कमी रह रही है हमारे अंदर, हम लोग सही से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, या जो चाहिए बच्चों को वो दे नहीं पा रहे हैं। तो साथ में शेयर करने से क्या होगा, जो जिनको जानकारी नहीं है कि क्लास चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, और ये आपको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, फ्री में ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, फ्री का ज्ञान है, लपेट लो। ये फ्री का ज्ञान मिल रहा है, इसको आप शेयर करेंगे तभी लोगों को पता चलेगा जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की। ठीक है, और बाकी ऑफलाइन में 1 मई से नई बैच स्टार्ट हो ही रही है, तो आप लोग आ सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी। जो अब जून वाले हैं वो तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि जून में एग्जाम है, या वो भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक महीना अभी आपके पास में है। उसके बाद फिर जब स्टार्ट होगा अगला जो अग्निवीर आएगा तब आप इनरोल कर सकते हैं अभी से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था, और बोला था भाई कल से स्टार्ट करेंगे अपन, मतलब 9 तारीख को स्टार्ट करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, लेकिन इसको फेमस किया था महात्मा गांधी ने, ध्यान रखना। करो या मरो का नारा इसी टाइम पर दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1929 में। ये क्वेश्चन चल रहे हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। अब देखो ये ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूं, एक एक घंटा भी कम पड़ जाएगा। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, टोटल इंडिपेंडेंस की बात कब हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पर अध्यक्ष है, कांग्रेस के बहुत युवा अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हम प्रति 26 जनवरी को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। आप लोग मुझे एक बात बताना कमेंट करके कि हमारा जो संविधान ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, हमारा संविधान रेडी हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन 2 महीने का वेट किया गया और 26 जनवरी को लागू किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 2 महीने का इंतजार क्यों करा? क्या 26 नवंबर को अच्छी तारीख नहीं थी? क्या 26 जनवरी को बढ़िया कोई सा मुहूर्त था कि एकदम बढ़िया भाई अखा तीज है, अक्षय तृतीया है, बढ़िया एक तरीके से एक बढ़िया मुहूर्त है ये वो? 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? संविधान को 26 नवंबर को ही लागू कर देते, जब बन के रेडी हो गया है पूरा, तो क्यों नहीं लागू किया गया? 26 जनवरी 2 महीने का वेट क्यों किया गया? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, इसका आंसर संबंधित है इसी वाले अधिवेशन से, और यहाँ पर लिखा भी है मैंने। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 26 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स मिशन। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आया था भारत में क्योंकि उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीयों का सहयोग चाहिए था अंग्रेजों को, इसीलिए आया था ये। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, या इनका एक और नाम है कौटिल्य, या इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं।
सम्राट अशोक का अभिषेक किस वर्ष हुआ था? सम्राट अशोक का अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। 272 ईसा पूर्व के आसपास इनके पापा बीमार पड़ गए थे। इनका नाम था बिंदुसार, और लगभग इसी टाइम पर इनकी मृत्यु भी हो गई। 3 साल तक राज सिंहासन खाली रहा लगभग, क्योंकि इस टाइम पर सब भाई आपस में लड़ लिए। अशोक, सुसीम और बौद्ध ग्रंथ तो ऐसा कहते हैं कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा, के बाद बना वो सम्राट। ठीक है। समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है हरिशेन, इनके द्वारा लिखवाया गया था। कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पर? समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त की 50 उपाधियां है। भारत का नेपोलियन बोलते हैं, कविराज बोलते हैं, वीणा वादक बोलते हैं, लिचिस्वी दोहित्र बोलते हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं। हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने। एक और किताब लिख लो, हर्षचरित, और एक किताब और है कादम्बरी। ये 2 किताब लिखी है बाणभट्ट ने। एक किताब और है चंडी शतक, लेकिन ये किताब अधूरी रह गई और इनकी मृत्यु हो गई थी। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच वापस से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1217 में। एक तरफ है इल्तुतमिश और एक तरफ है यल्दोज, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था, यल्दोज पराजित हो गया था और भाग गया। इल्तुतमिश वही है रजिया सुल्तान के पिता। रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके पापा है इल्तुतमिश। मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा है? भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है। देखो यहाँ पर और है क्या? नहीं है, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 3 रेखाएं पढ़ लेना आप लोग। एक है मैकमोहन रेखा, ये भारत है और ये चाइना है, इनके बीच में है। 1914 में खींची गई थी मैकमोहन रेखा। एक है रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और ये पाकिस्तान के बीच में, ये है रेड क्लिफ रेखा, 1947 में खींची गई थी। ये भारत ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, इसका नाम है ड्यूरंड रेखा, और ये खींची गई थी 1893। 3 रेखाएं काम की है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, और ड्यूरंड रेखा ये पहले भारत अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब चली गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कारगिल किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है? कारगिल लद्दाख में है। कारगिल युद्ध 1999 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय स्मृति दिवस। कारगिल जीत लिया था ना अपन ने 1999 में, 1996 लिख दिया मैंने गलती से, 99 है ये। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल ये जो है लद्दाख, सियाचिन, लेह, ये सब जिले हैं लद्दाख के। शिवालिक हिमालय कौन सी श्रेणी है? शिवालिक हिमालय ये बाह्य हिमालय में आता है। देखो हिमालय के कई सारे अलग अलग पार्ट है। एक है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय मतलब वृहद हिमालय, जिसमें लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम, ये 3 पहाड़ियां आती है। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर श्रेणियां आती है। फिर आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के नीचे आता है फिर लघु हिमालय, या इसको बोलते हैं शिवालिक। तो ये शिवालिक की पहाड़ियां यही है। ये कहाँ पर है? ये शिवालिक की पहाड़ियां जो है ये बाह्य हिमालय का पार्ट है। यहीं पर जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, शिमला वगैरह, ये इसी में आता है। हिमालय छोटा मोटा थोड़ी ना, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है भाई। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। मानस और एक नाम और लिख लो, काजीरंगा। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है असम में, बड़े फेमस। एक और राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, और दोनों प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा, राइनोसियस जो आता ना, एक सींग वाला गेंडा, उसके लिए प्रसिद्ध है
ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा या इसको बोलते हैं राइनोसियस। एक सींग वाला गेंडा, इसकी बहुत तस्करी होती थी। एक सींग वाले गेंडे की बहुत तस्करी होती है चाइना तरफ। हाथी के दांत, ये एक सींग वाला गेंडा, इनकी बहुत तस्करी होती है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। राजस्थान देखो पूरा सूखा, राजस्थान में पानी नहीं है ज्यादा, लेकिन इस इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान में एकदम चमन कर दिया। राजस्थान में नहरों का पूरा जाल इंदिरा गांधी नहर ने फैला दिया। सतलज नदी से निकाल करके बनाई गई है नहर, इंदिरा गांधी नहर। इसने पश्चिमी यूपी और राजस्थान इन दोनों को चमन करके रख दिया पूरा। पश्चिमी यूपी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्वी राजस्थान की, इन दोनों को। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 45वां संविधान संशोधन, जिसको बोलते हैं मिनी संविधान या लघु संविधान, 1976 में हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली और आखिरी बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी यानी सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म और अखंडता यानी इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन, यही वाला 1976 के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं और रूस के संविधान से लिए गए हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज। राज्य सूची किस अनुसूची में है? राज्य सूची 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 99 विषय थे, अब जो है वो बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय बचे हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय बढ़कर के हो चुके हैं। इनके विषय भी लिख लो। राज्य सूची में वो विषय हैं जिनके ऊपर नियम राज्य बनाता है। संघ सूची में वे विषय हैं जिनके ऊपर नियम केंद्र बनाता है। और समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिनके ऊपर नियम राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। अगर दोनों ने बना दिया तो केंद्र का बनाया नियम लागू होगा, ठीक है। संघ में पहले 99 विषय थे, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, अब बढ़ के 100, सॉरी 97, 99 नहीं, सॉरी 97 विषय थे, वर्तमान में बढ़ के 100 हो चुके हैं। राज्य सूची में 66 थे, अब 61 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हो चुके हैं बढ़ के। राज्य सूची में जैसे पुलिस जो है वो राज्य का मामला होता है। और समवर्ती जैसे शिक्षा केंद्र का मामला भी है, राज्य का मामला भी है। इसीलिए आपने सुना होगा एनसीईआरटी भी चलता है और अपने अपने स्टेट के बोर्ड भी चलते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपने अपने बोर्ड भी चलते हैं और एनसीईआरटी भी चलता है। अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 263। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराज्यीय परिषद, 5 अंतरराज्यीय परिषद है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य वाली। इस प्रकार से 5 अंतरराज्यीय परिषद है भारत में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 263। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले विधि मंत्री है या कानून मंत्री है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पुराना स्टॉक कौन सा है? जो हमारा शेयर मार्केट है ना, सिंपल सी बात है, उसमें सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? उसका नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में है। ये लगभग 1860-70 के आसपास बना था। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भारत क्या, पूरे एशिया का।
शेयर मार्केट सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ था? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। सबसे पहली बार शेयर मार्केट नीदरलैंड में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय आय मतलब होता है नेशनल इनकम का आकलन भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस इसका नाम है। वर्तमान में हालांकि इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है NSSO। ये करता है, वैसे नीति आयोग भी करता है, अब नीति आयोग ने ले लिया है जिम्मेदारी ये वाली। नीति आयोग करता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, नेशनल इनकम, कि भाई कितनी भारत में राष्ट्रीय आय हुई है, सारा खर्चा काट पीट के कितनी नेशनल इनकम है भारत की, ये बताता है नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस NSO, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। भारतीय मुद्रा जो इंडियन करेंसी है, रुपया, इसका निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। देख लो आपके नोट के ऊपर RBI लिखा रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे नोट निकालता है एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट और साथ में सिक्के, ये निकालता है वित्त मंत्रालय। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये निकालती है 1 रुपए का नोट और सिक्के, सारे सिक्के, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जितने के भी आते हैं, 20 रुपए का, जितने भी सिक्के हैं सब निकालता है वित्त मंत्रालय, और 1 रुपए का नोट। बाकी सारे नोट वो निकालता है RBI। ठीक है, ध्यान रखना। RBI का मुख्यालय कहां पर है? RBI का मुख्यालय बंबई। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। RBI के पहले भारतीय गवर्नर जिनका नाम था CD देशमुख। ठीक है, ध्यान रखना। और RBI के वर्तमान में गवर्नर है शायद संजीव कुमार है या संजय कुमार है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, संजय या संजीव कुमार, देख लेना आप एक बार। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे, ये देता है वित्त मंत्रालय। ऑब्वियस सी बात है भाई, आर्थिक मतलब पैसे का मामला है, तो पैसे का मामला कौन देगा? वित्त मंत्रालय। फाइनेंस मिनिस्ट्री देता है इकोनॉमिक सर्वे, और ये बताता है किस राज्य ने कितनी उन्नति की, कौन सा राज्य पिछले साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, कौन सा सेक्टर प्रदर्शन कर रहा है सही तरीके से, बैंकिंग है, ऑटोमोबाइल है, FMCG है, या फिर एग्रीकल्चर, कौन सा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन सा, या फार्मा सेक्टर, कौन से सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, कौन सा सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ है, ये सब बताता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये जारी करता है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। हम्पी किस राज्य में है? हम्पी के अवशेष जो है ये कर्नाटक राज्य में है। हम्पी, विजयनगर साम्राज्य, ये हम्पी के जो मंदिर बनवाए थे इन्होंने विशेष, ये हम्पी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट। जामा मस्जिद दिल्ली वाली का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली हो या जामा मस्जिद आगरा हो, दोनों का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमरावती स्तूप किस राज्य में है? अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश राज्य में है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलवर चित्रकला किस शैली से संबंधित है? राजस्थानी शैली से संबंधित है अलवर चित्रकला। अलवर चित्रकला का संबंध है राजस्थानी शैली से। ये अलग अलग प्रकार की चित्रकलाएं होती, शैलियां होती है। FIFA विश्व कप 2000
14 किस देश ने जीता? देखो 2014 का क्वेश्चन है। जर्मनी FIFA वर्ल्ड कप, यानी फीफा वर्ल्ड कप, FIFA फीफा वर्ल्ड कप 2014। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का होता है। ये किसने जीता था? जर्मनी ने। सबसे अधिक बार फीफा कौन ने जीता है? ब्राजील, सबसे अधिक बार। सबसे पहली बार किसने जीता था? उरुग्वे। टेस्ट क्रिकेट में भारत का पहला कप्तान कौन था? सीके नायडू। टेस्ट क्रिकेट, भारत में पहले टेस्ट क्रिकेट ही शुरू हुआ था, वनडे तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। वनडे तो शायद मुझे जहां तक ध्यान है 1971 के दशक में स्टार्ट हुआ था वनडे क्रिकेट, बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। पहले टेस्ट मैच चलते थे भारत में। सीके नायडू, भारत क्या पूरे विश्व में, सीके नायडू ये टेस्ट क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान है। ठीक है, और इनके नाम पर एक ट्रॉफी भी आयोजित की जाती है, सीके नायडू ट्रॉफी। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और एक शब्द और है, कम्युनिटर। ये 2021 में जोड़ा गया है कम्युनिटर। 4 शब्द हो गए अब, पहले 3 शब्द थे आदर्श वाक्य ओलंपिक में, 3 शब्द थे, अब 4 हो गए हैं। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, कम्युनिटर। ऊंचा, तेज, मजबूत और सबके साथ मिलकर रहने वाला। ऊंचा, तेज, मजबूत और सद्भावना वाला, ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य। ठीक है, ध्यान रखना एक शब्द और जुड़ गया है अब 2021-22 के बाद से, तो अब 4 शब्द हो गए ओलंपिक के आदर्श वाक्य में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928। बीसीसीआई का मुख्यालय बंबई, वानखेड़े स्टेडियम है ना, वहीं पर इसका मुख्यालय बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है कोच को। कब से स्टार्ट हुआ है? 1965 से। और अर्जुन अवार्ड 1961 से ये मिलता है खिलाड़ी को। अब भी मैंने आपको बताया था इस अवार्ड के बारे में। अर्जुन और गुरु द्रोण, ये द्रोणाचार्य जो है ये महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के गुरु थे, इसीलिए गुरु को बोलते हैं कोच। तो कोच को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। गुरु द्रोण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका नाम है। ये क्या काम करता है? जितने भी पर्यावरण संबंधी मामले जाएंगे वो अब कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो इसके पास जाते हैं जनरली। देखो कोर्ट के ऊपर वैसे ही कितना दबाव है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, कितने मामले पेंडिंग है, कहां और मामले नए नए लेकर जाओ। इसीलिए एक काम करो, सब जगह अलग अलग अपने अपने कोड बना दो। तो पर्यावरण के लिए एक अलग कोड बना दिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण वाले मामले सब इसमें लेकर जाओ। अगर आप इसके फैसले से नाखुश हैं तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है भारत में? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय मतलब जहां पर किसी भी न्यायालय के खिलाफ अपील लेकर आप जा सकते हो फैसले के खिलाफ, एनजीटी। और एनजीटी के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति, मेरा नाम देखो फिर से दिमाग में है, निकल नहीं पा रहा है, बताऊंगा, आएगा दिमाग में नाम तो उनका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ISRO, इसको पढ़ो आप, क्या लिखा है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी, यहां पर इसका मुख्यालय है। इसीलिए बेंगलोर को बोलते हैं स्पेस सिटी, अंतरिक्ष नगरी कहा जाता है।
भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत में पहली बार रेल कब चली? मैंने आपको बताया था 16 अप्रैल 1853 को चली थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केट, किससे संबंधित है? सेवा विवाद से। देखो वही वाली बात है भाई, जहां पर अधिकरण शब्द आ गया मतलब वो एक तरीके से आधा कोर्ट के रूप में काम करता है, ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको। तो सेवा विवाद मतलब सेवा सर्विस से संबंधित किसी को भी कोई मामला है, किसी की पेंशन रोक दी है, किसी से ज्यादा काम ले रहे हैं, सरकारी सरकारी की बात चल रही है, किसी की सर्विस में पेंशन रोक दी, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को फालतू में नौकरी से बर्खास्त कर दिया, किसी का प्रमोशन रोक दिया, ये सब चीजें हैं। अगर किसी को दिक्कत, चले जाओ केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के पास में, CAT, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है, ठीक है। तो ये जाते हैं, ये आर्मी की बात नहीं है, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स इनकी बात नहीं है, ये जो सेंट्रल जॉब होती है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, उसकी बात चल रही है। आर्मी इनकी बात नहीं है, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स इनकी बात नहीं है। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये काम करता है, सर्विस संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था लगभग 16 अगस्त 1952 को। इसको बोलते हैं NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद ये वर्तमान में खत्म कर दिया गया है नीति आयोग के आने के बाद। चंबल नदी किन 3 राज्यों से बहती है? चंबल नदी निकलती है पहली बात तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहां पर? मध्य प्रदेश में इंदौर जिला, इंदौर जिले में महू तहसील, महू तहसील में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत में जानापाव पहाड़ियां, जानापाव पहाड़ियों में वांगचू बिंदु। अब कितना और कितना डिटेल बताऊं मैं आप लोगों को। वांगचू बिंदु, वांगचू बिंदु से निकलती है, वांगचू पॉइंट से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी वांगचू पॉइंट से निकलने के बाद इंदौर से निकलेगी और जाएगी इधर ऊपर की तरफ, इंदौर से निकल के ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर जाने के बाद राजस्थान में एंटर करेगी। मंदसौर के बाद राजस्थान में एंटर करेगी और राजस्थान से वापस फिर MP में आएगी और MP में आने के बाद देखो MP यहाँ पर इस प्रकार से है। ये MP मध्य प्रदेश। चंबल नदी, चंबल नदी निकलती है यहाँ पर से इंदौर में, यहाँ से इंदौर में महू जानापाव पहाड़िया वांगचू बिंदु, यहाँ से जाएगी उज्जैन वगैरह नीमच मंदसौर होते हुए एंटर करेगी राजस्थान में। राजस्थान में फिर इसके ऊपर जवाहर सागर बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जिसको चित्तौड़ सागर बांध भी बोलते हैं, कोटा बैराज बांध बना हुआ है। इसके बाद वापस से एंटर करेगी श्योपुर में मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से वापस से जाएगी UP, और UP में जाकर के बाद में आगे जाकर के यहाँ पर बहती है यमुना नदी, इसमें जाकर मिल जाएगी। तो ये यमुना की सहायक नदी है चंबल। अब देख लो आप कितने राज्य हो गए, MP, राजस्थान और UP। MP, राजस्थान, UP। टोटल लंबाई इसकी लगभग 1050 किलोमीटर के आसपास है चंबल नदी की, लगभग ऑलमोस्ट। सब किताबों में इसकी लंबाई अलग अलग मिलती है, किसी में 915 मिलती है, किसी में 950 मिलती है, किसी में 1043 मिलती है, अलग अलग किताबों में। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, बहुत ठंडा स्थान है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, सॉरी युद्ध का क्षेत्र, वो यही है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, सुना होगा नाम आप लोगों ने। सियाचिन ग्लेशियर में -30, 34, 40 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। माइनस, हाथ की उंगलियां जम जाती हैं, मतलब इतनी कड़क हो जाएंगी कि अगर ऐसा करेंगे टूट जाएगी उंगली, इतना टेम्परेचर कम होता है। और यहाँ पर जो जवान है वो रहते हैं। अभी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अभी 1-2 महीने पहले मैंने पढ़ा था पेपर में, पहली महिला डॉक्टर जो सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड हुई है आर्मी की।
आर्मी में पहली महिला डॉक्टर जो सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड है, उनका नाम अच्छा ही नाम है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग एग्जाम में आएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में 15-20 दिन या 1-1.5 महीना हुआ है लगभग, एक महिला है डॉक्टर आर्मी में, वो पोस्टेड हुई है सियाचिन, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में डॉक्टर भी रहना पड़ता है भाई, इतना कम टेम्परेचर है, -30-40 तक पहुंच जाता है, पानी तो जम जाता है, पानी क्या, अपन जब सांस लेते हैं ना भाप, तो भाप भी जम जाती है, इतना कम टेम्परेचर है यहाँ पर। ये सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है विश्व का, कहाँ पर है, भारत में है, लद्दाख में, काराकोरम दर्रा, इसी के पास में बना हुआ है K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, 8,611 मीटर की हाइट है इसकी। एवरेस्ट से थोड़ा ही छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं है, एवरेस्ट से ज्यादा ही अंतर नहीं है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये है तो ये इतना है, ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का अंतर है। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार का पठार है? दक्कन का पठार ज्वालामुखीय पठार है। दक्कन का पठार क्या हुआ, जो भारत का हिस्सा है, कहाँ गया मैप, ये जो है दक्कन का पठार, मतलब ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये दक्कन के पठार से बना हुआ है। यहाँ पर लावा जब जमीनें बन रही थी उस टाइम की बात है, लावा निकला यहाँ पर और लावा पूरा फैल गया, लावा फैलने के बाद एकदम ठंडा हो गया और इसने एक पठार का रूप ले लिया। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, कुछ हिस्सा तेलंगाना का, यहाँ पर फैला हुआ है दक्कन का पठार, मालवा तक फैला हुआ है, कुछ हिस्सा मालवा ये भी फैला हुआ है, दक्कन का पठार कहते हैं इसको, ठीक है। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और काली मिट्टी ये जो क्षेत्र है कपास के लिए बहुत उपयोगी है, ये वाला क्षेत्र जो है ये कपास की फसल के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, कपास की फसल के लिए काली मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में, इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, दक्कन के पठार में। लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। और लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? तो लाखों करोड़ों साल पहले एक कॉमेट था, एस्टेरॉइड था, मतलब एक पत्थर था बड़ा सा, वो पत्थर आकर पृथ्वी से टकरा गया, और टकराया कहां पर था? इसी जगह पर, और यहाँ पर एक बड़ा सा छेद हो गया, इसको बोलते हैं क्रेटर। तो लोनार झील जो है ये एक तरीके से गड्ढे में बनी हुई है, क्रेटर झील का एग्जाम्पल है, क्रेटर झील कहा जाता है इसको। ये लाखों साल पहले एक चट्टान के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, लोनार झील। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो है यमुना। क्या पूछा है? सहायक नदी पूछा है भाई, ध्यान रखना। 1465 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई, 1465 या 95 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था 1658 में। 2 बार किया था इसने राज्याभिषेक। एक बार जब इसने धर्मट के युद्ध में हराया था दारा शिको, इसके बड़े भाई को, दारा को, और जब इसने आगरा के ऊपर कब्जा किया था तब करा था पहली बार राज्याभिषेक। दूसरी बार जब इसने देवराई के युद्ध में अपने भाई दारा शिको को मरवा दिया के बाद करवाया था राज्याभिषेक। बहुत जालिम इंसान था ये, बहुत बेकार, मतलब इसकी ऐसा नहीं है केवल हिंदुओं के लिए बेकार था ये अपने परिवार के लिए भी उतना ही बुरा है। ये ऐसे इंसान वास्तव में बहुत बेकार होते हैं, इसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, जो मैं मतलब बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मुस्लिम भाई इसको बहुत अच्छा मानते हैं। नहीं, बहुत बेकार आदमी था ये। इसलिए नहीं कि मैं हिंदू इसलिए इसकी बुराई कर रहा हूँ, नहीं, मैं अकबर की तारीफ करता हूँ, अकबर मुसलमान लेकिन फिर भी मैं तारीफ करता हूँ क्योंकि वो तारीफ के लायक है। ये बुराई के लायक है इसलिए इसकी बुराई कर रहा हूँ मैं। इसकी बुराई सुनिए आप, मतलब क्या करा इसने, कितना बुरा था। केवल एक आपको बताऊंगा इसका मैं इंसिडेंस। इतना बेकार आदमी है ये, केवल हिंदुओं के लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी उतना ही बेकार है।
इसने क्या किया, इसने अपने सगे बाप को, सगा बाप कौन, शाहजहां, उसको कैद कर दिया। कहां पर? ताजमहल के ठीक सामने शाहबुर्ज में। आगरा का किला, आगरा के किले में शाहबुर्ज, जहां से ताजमहल दिखता है क्लियर, वहां पर कैद किया इसने। क्यों किया? ताकि तू घुट घुट के मर, देखता रहे ताजमहल कि तूने बनवाया था ताजमहल अपने बाप के लिए। सोचो, ताजमहल देखता रहे तू अंतिम समय तक और देख देख के मर कि तूने बनवाया था, और तू इतना ताकतवर था एक टाइम पर, और आज तू गुलाम है मेरा। अपने सगे बाप के लिए ऐसा कर रहा है ये। दूसरी बात, इसने अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का गर्दन कटवा दिया, दारा शिकोह का, और अपने बाप को भेजा इसने। गर्दन रखी एक थाली में, सोने की थाली में, उसके ऊपर दारा शिकोह सगे बड़े भाई की गर्दन को रखा उसके ऊपर मखमल का बढ़िया एक कपड़ा बिछाया, और अपने सगे बाप के पास भेजा उसने, नौकरों के हाथ, कि जाओ तोहफा लेकर जाओ। उसका बाप बेचारा खुश हो गया कि मेरा बेटा औरंगजेब बदल गया है, वो अच्छा इंसान बन गया है, हो सकता है कुछ अच्छा तोहफा भेजा हो। जैसे उसने हटाया उसका मखमल का कपड़ा, उस मखमल के कपड़े के नीचे रखा हुआ था उसका सर, उस शाहजहां के सबसे प्रिय बेटे का सर, दारा का सर। सोचो, अपने सगे बाप को अपने सगे बड़े भाई का सर काट के भेंट किया था इस आदमी ने। इतना बेकार आदमी है ये। अब इसके लिए क्या बोले अपन। अब 1658, इसलिए भी ज्यादा इसके बारे में बात करता ही नहीं, छोड़ो। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज, इंसान होना चाहिए ऐसे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे, शिवाजी महाराज के जैसे, राणा प्रताप के जैसे, जय सिंह के जैसे। ये लोग थे वास्तव में राजा, ये लोग वास्तव में आदमी, राजा भी साथ में आदमी, ग्रेट इंसान है ये शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को इनके गुरु ने बोल दिया था, इनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। इन्होंने बोला, अगर तुमको मेरा शिष्य बनना हो शिवाजी, तो तुमको मेरे लिए लेके आना पड़ेगा छावा का दूध। छावा मतलब शेर का, शेरनी का दूध। अब ये बेचारे शिवाजी महाराज क्या करे भाई, गुरु की आज्ञा है, पालन तो करना पड़ेगा। अब शेरनी का दूध कैसे भाई लेके आए? बड़ी खतरनाक सिचुएशन। एक शेरनी के पास पहुंच भी गए, रास्ते में जंगल में भटकते भटकते देखा शेरनी उसको अटैक करने आ रही थी। शेरनी को हाथ जोड़ के इन्होंने कहा कि भाई मुझे, आप चाहो तो मुझे खा जाओ, लेकिन मुझे थोड़ा दूध दे दो, मेरे गुरु ने मंगाया है। अब वो शेरनी क्या इंसान की भाषा समझेगी? आक्रमण कर दिया, उछल गई। इतने में पीछे से समर्थ गुरु रामदास आ गए, उन्होंने अपनी शक्ति से उसको, शेरनी को रोक दिया। ये होते एक्चुअली में शिष्य इंसान शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का छत्र मतलब राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1627 में, और कहां पर? शिवनेर दुर्ग में। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। इनके राजनीतिक गुरु थे इनके दादा कोंडदेव, और इनके आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम है समर्थ गुरु रामदास। और इनकी मृत्यु हुई मात्र 1680 में, 53 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। परलोक सिधार गए थे ये मात्र 53 साल की उम्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक है ये। तो देखो, ये व्यक्ति मराठा साम्राज्य के संस्थापक है, और ये व्यक्ति मुगल साम्राज्य का नाशक है। मुगल साम्राज्य का नाश इसी के बाद हुआ था। तो ये कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, जिनके कर्म अच्छे, उन्होंने मराठा साम्राज्य कितना ऊंचा बना दिया। ये दोनों लगभग बराबर ही, एक ही टाइम के हैं। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को बहुत परेशान किया था, और औरंगजेब, दोनों बराबर ही एक ही टाइम के हैं। और औरंगजेब कितना बेकार आदमी, इतना महान मुगल साम्राज्य उसको खत्म करवा दिया, नाश करवा दिया इस आदमी ने। ठीक, चलिएगा। तो ये 100 प्रश्न हैं जीके के, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पढ़े हैं। आप लोगों से बस एक ही भाई दरखास्त रहती है, आशा रहती है, उम्मीद रहती है लाइक और शेयर करने की। बाकी दूसरी कोई उम्मीद हम क्या करें आप लोगों से। और यही उम्मीद है भाई, सिलेक्शन कर लो और उसके बाद मिलने के लिए आओ। बस जैसे ये बच्चे मिलने के लिए आते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं अभी इस प्रकार से सिलेक्शन के बाद अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आते हैं कि हाँ, आप लोगों के प्रयास से हम मतलब सर टीचर्स के प्रयास से हमारे जो है हमने सफलता प्राप्त की, हमने जो है वो आर्मी की वर्दी प्राप्त की। और आप भी जो है देखिएगा, अभी 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है न्यू बैच, 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है न्यू बैच, ऑफलाइन बैच। तो यहाँ पर आपकी ऑफलाइन में ट्रेनिंग भी, और साथ में
क्लासेस भी और साथ में लाइब्रेरी भी, सभी प्रकार की सुविधाएं। कोशिश देखो हमारी तरफ से आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है, ट्रेनिंग की भी, क्लासेस की भी, लाइब्रेरी की भी, खाना भी, रहना भी, सब चीज दी जा रही है। बस आपको यहाँ पर आकर बस एक चीज करनी है और वो चीज है मेहनत। वो आपको करना है, वो ना मैं करवा पाऊंगा ना कोई करवा पाएगा, आपको करना है मेहनत। हम केवल आपको बोल सकते हैं, मार सकते हैं, ठोक सकते हैं, पीट सकते हैं, बाकी अल्टीमेटली दिमाग आपका है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। शरीर आपका है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। मेहनत करनी पड़ेगी तभी वर्दी प्राप्त करोगे। ये वर्दी इतना आसान नहीं है भाई प्राप्त करना। AK-47 ऐसी थोड़ी दे देगी सरकार आपको, बड़े बड़े अधिकारी को नहीं मिलती है, VIP लोगों को नहीं मिलती, कलेक्टर तक को नहीं मिलती है, आपको क्यों देगी सरकार AK-47? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखिए आप किस प्रकार से बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद किस प्रकार से आते हैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। बाकी मिलेंगे अपन अगली क्लास में, और क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दो, साथ में शेयर भी कर दो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। फौज बनाकर वाह, जोश, जुनून, जज्बा और बी पॉजिटिव। अब ये चीज आपके पास है तो हम विश्वास दिलाते मेरे दोस्त, ये जो वर्दी पहने ना इन सभी फौजी भाइयों ने, एक दिन आप भी पहनोगे। यस नो? फौजी बनोगे? देख रहे हैं फौजी भाई कैसे लग रहे हैं आपको?